Good morning. I am Ravindra Kumar Behra. Welcome to my physics class. Last class we have discussed about the dimensions of the different physical quantities. Today we are going to discuss about dimensional analysis. देखते हैं ये डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, चाहे वो नीट का एग्जाम हो या फिर कोई बोर्ड का एग्जाम तुम्हारा हो, यहाँ पे आता है डायमेंशनल एनालिसिस। स्कूल के एग्जाम पे भी यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या बोलता है कि हम जब डायमेंशनल एनालिसिस को अप्लाई करते हैं तो उसका 3 एप्लीकेशंस होते हैं। पहला एप्लीकेशन होता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन physical equation, to check the correctness of the given physical equation. Second bit में क्या आएगा? To convert the value of a physical quantity from one system to other, आया समझ में? नेक्स्ट में क्या आएगा ना, टू डिराइव ए रिलेशन between various physical quantity, आया समझ में? आ रहे हाँ या ना इसमें कोई दिक्कत है, आया समझ में? चलो स्क्रीन को पॉज करके तीनों चीज नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, एक एक का डिस्कशंस करेंगे। पहला क्या आता है? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल इक्वेशंस। पहले किसका डिस्कशंस करेंगे? इसका डिस्कशंस करेंगे। ये क्या बोलता है, इसका कैसे डिस्कशंस हम करेंगे ना, इसके लिए हम एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इन्वॉल्व्ड इन ए फिजिकल इक्वेशन मस्ट बी सेम। कब होगा? सुनो जरा सा, कब होगा? अगर एक फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, देन द टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन दिस फिजिकल इक्वेशन must have same dimensions। क्या बोल रहा है? A physical equation is said to be dimensionally correct if all the terms involved in the given physical equation have same dimension। क्या मेरे बात समझ में आ रहा है? तो उसने बोला कि अगर एक फिजिकल इक्वेशन को हम करेक्ट बोले, कब करें? डायमेंशनली करेक्ट। फिजिकली करेक्ट हो या ना हो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको पता है कि एक फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है। करेक्ट मतलब हम समझते हैं कि फिजिकली करेक्ट है। यहाँ पे एक न्यू टर्म देख रहे हैं हम कि ये डायमेंशनली करेक्ट हम तभी बोलेंगे जब इसके पास जितने टर्म्स उस फिजिकल इक्वेशन में होगा सबका सेम डायमेंशन होगा। अब तुम बोलोगे सर डायमेंशन का मतलब क्या है, टर्म्स का मतलब क्या है? एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं तुम लोगों को। अगर x प्लस वाई इक्वल टू जेड प्लस के, मैंने एक फिजिकल इक्वेशन लिखा, x प्लस वाई इक्वल टू जेड माइनस के सी, इस तरह कोई इक्वेशन लिखा है x प्लस वाई बाई बी इक्वल टू जेड माइनस के बाई सी, इस तरह का इक्वेशन लिखा है, तो टर्म्स मेरे आएंगे, सोच जरा, जो टर्म्स मेरे आएंगे
वो जो टर्म्स होंगे कैसे पता चलेगा कि कौन कौन टर्म है? टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस माइनस एंड इक्वल साइन। सोच जरा मैंने क्या लिखा, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस माइनस एंड इक्वल साइन। इन तीनों साइन से जो जो सेपरेट हुए होंगे उनको एक एक टर्म हम लेंगे। तो देखिए इधर x प्लस वाई बाई बी में प्लस साइन से x एंड y बाई बी सेपरेट हुए हैं, तो x एक टर्म है और y बाई बी भी एक टर्म है। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? x भी एक टर्म है, y बाई बी भी एक टर्म है। यहाँ पे डिवाइड हुआ है तो यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि y एक टर्म है b एक टर्म है, नहीं, y बाई b एक ही टर्म है, क्योंकि y और b के बीच में ना प्लस ना माइनस ना इक्वल टर्म्स हैं। तो x टर्म और y बाई b दूसरा टर्म, और y बाई b और z के बीच में इक्वल साइन है, तो y बाई b एक टर्म और z भी एक टर्म हो जाएगा। फिर से z और kc में नेगेटिव साइन है तो kc दूसरा टर्म हो जाएगा। आया समझ में? एक एग्जांपल मैंने ये दिया हूं जनरल तरह कि कोई भी एक फिजिकल इक्वेशन ले लो, अगर हम बोल रहे हैं कि इसके साथ क्या क्या टर्म्स है, टर्म्स कैसे सेपरेट होते हैं, कैसे पता चलेगा ना? प्लस माइनस एंड इक्वल साइन से मेरे टर्म सेपरेट होंगे। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? तो प्लस माइनस और इक्वल साइन से मेरा टर्म सब सेपरेट होते हैं। यहाँ पे x एक टर्म है, y बाई बी एक टर्म है, z एक टर्म है, kc और एक टर्म है। आया समझ में? अब देखते हैं कोई एग्जाम्पल के तरह, कोई क्वेश्चन या एग्जाम्पल के तरह हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया कि भी चेक द करेक्टनेस, पहला क्वेश्चन क्या मुझे मिला ना? चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल इक्वेशन check the correctness of the given physical equation v equal to u plus 80। check the correctness of the given physical equation v equal to u plus 80। अब इसके लिए हम चेक करना पड़ेगा कि ये करेक्ट है या नहीं। देखो कैसे पता चलेगा ये करेक्ट है कि नहीं? करेक्टनेस मतलब डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, कैसे पता करना पड़ेगा कि इसके पास जो जो टर्म है, अगर सारे टर्म का डायमेंशन सेम आता है तो हम बोल सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। देखो यहाँ पे क्या दिया है, फिजिकल इक्वेशन इज सेड टू बी डायमेंशनली करेक्ट। अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है कब बोलोगे? ऑल द टर्म्स इन्वॉल्वड इन द गिवन फिजिकल इक्वेशन ऑफ सेम डायमेंशन, सबके पास सेम डायमेंशन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे v का डायमेंशन निकाल सकता हूँ, एक टर्म b है, दूसरा टर्म u है, एंड थर्ड टर्म इज 80। आया समझ में? तो v क्या है? वेलोसिटी है भाई। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है मुझे पता था, लास्ट क्लास मैंने पढ़ाया था कि यूनिट एंड डायमेंशन का डायमेंशनल लेक्चर में मैंने ये किया था। v का वेलोसिटी L1t - 1 है, और u पे भी, u भी एक वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी भाई वही तो वेलोसिटी है, तो इसका भी डायमेंशन L1t - 1 होगा। और 80 में a का डायमेंशन है L1t - 2 और t का डायमेंशन है T1, तो ये वाला क्या आ जाएगा ना? L1t - 1। आया समझ में? अब देखो क्या मैं लिख सकता हूँ, v का डायमेंशन इक्वल टू u का डायमेंशन इक्वल टू a इंटू t, इसका भी डायमेंशन, v का डायमेंशन, u का डायमेंशन और t का डायमेंशन क्या मैं लिख सकता हूँ? आ रहे हैं ना? डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट के तरह लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो ये तीनों टर्म्स का डायमेंशन सेम आ रहा है। If the dimension of three terms involved in the given physical equation are same, then we can say this equation is dimensionally correct. क्या मेरे बात समझ में आ रहा है? आ रहे हैं या ना? चलो स्क्रीन को पॉज करके इसके लिए लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, उसी चेक द करेक्टनेस का और एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने लिया v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। देखो ये इसमें डिफेक्ट क्या है इसमें कि कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट हुआ ना हुआ इसमें कोई फर्क नहीं, अगर फिजिकली वो करेक्ट हो या ना हो, उसके डायमेंशनली करेक्ट हो या ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये इसका प्रॉब्लम है। देखो कैसे, मैं उसको दिखाता हूँ।
हमने पढ़ा था एक फिजिकल इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। हमने यही पढ़ा था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। देखो यहाँ पे इक्वेशन हमको मिला है v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। तुम बोल सकते हो कि भाई ये डायमंड फिजिकली करेक्ट नहीं है, ये फिजिकली करेक्ट नहीं है। फिजिकली कब करेक्ट होता है? अगर यहाँ पे माइनस साइन आता, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s होता, और यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हमको प्रूव करना क्या है? हमको डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं चेक करना है। तो पहले हमको क्या टर्म्स लेना पड़ेगा? पहले हमको v स्क्वायर का टर्म्स लेना पड़ेगा। v का डायमेंशन L1t-1 है और इससे स्क्वायर आया तो क्या आया? L2t-2, L2t-2। u में क्या आएगा? u का स्क्वायर तो क्या आया? L1t-1 और इसका स्क्वायर क्या आएगा? L2t-2। आया समझ में? फिर आएगा 2as। देखो 2 का डायमेंशन कुछ नहीं है, उसका डायमेंशन क्या है? m0 l0 t0। a का डायमेंशन क्या है? l1t-2। s का डायमेंशन क्या है? l1, तो l2t-2। आया समझ में? अब देख v स्क्वायर का डायमेंशन, u स्क्वायर का डायमेंशन और 2as का डायमेंशन सेम हो रहा है। v स्क्वायर का डायमेंशन, u स्क्वायर का डायमेंशन और 2as का डायमेंशन सेम हो रहा है। स्क्वायर यू स्क्वायर और 2as का डायमेंशन सेम है। आया समझ में? आ रहे हैं या ना? ना इसमें कोई दिक्कत है, ना इसमें कोई दिक्कत है। आया समझ में? तो ये हम बोल सकते हैं कि अगर एक इक्वेशन चाहे वो फिजिकली करेक्ट हो या ना हो, उससे डायमेंशनल करेक्ट होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इक्वेशन can be dimensionally correct if it may be physically correct or not। अगर ये फिजिकली करेक्ट हो ना हो, मगर ये डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है अगर इसका डायमेंशन, सारे टर्म का डायमेंशन सेम आता है। आया समझ में? आ रहे हैं या ना? ना इसमें कोई दिक्कत है। चलो स्क्रीन को पॉज करके वाला लिख लो, हम नेक्स्ट कोई डिस्कशंस करेंगे टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर। अच्छा, इसका और कोई छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। अच्छा ठीक है, और एक न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कशंस करेंगे। वाह ठीक है, इसको स्क्रीन को पॉज कर लिख लो और एक छोटा सा न्यूमेरिकल इसका करते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी इन ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। डायमेंशनली correct physical equation, dimensionally correct physical equation x equal to a plus bt plus ct का स्क्वायर where x is in मीटर। सर x is the length लिख लो, x is the length and t is the time। हमको क्या करना है कि ये a b और c का डायमेंशन निकालना है, जिसमें x मेरा लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, t मेरा टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। आया समझ में? तो देखो बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज दिया गया है कि ये डायमेंशनली करेक्ट फिजिकल इक्वेशन है। अगर ये डायमेंशनली करेक्ट फिजिकल इक्वेशन है तो जाहिर सी बात है x का डायमेंशन इक्वल टू a का डायमेंशन इक्वल टू bt का डायमेंशन इक्वल टू ct स्क्वायर का डायमेंशन होगा। अरे हाँ या ना? a का डायमेंशन, bt का डायमेंशन इक्वल टू ct, सबका डायमेंशन सेम होगा। अरे हाँ या ना? तो x का पहले ये दोनों को लेके देखो, x का डायमेंशन, a का डायमेंशन क्या हो जाएगा, क्योंकि x एक लेंथ है तो L1 आएगा, इसका डायमेंशन क्या आएगा? L1 ही आएगा। फिर x को bt के साथ लिखो, x का डायमेंशन किसके साथ बराबर होगा ना? bt के साथ। तो x का डायमेंशन क्या है? L1 है। bt का डायमेंशन हमको निकालना है, t का डायमेंशन t1 है। आया समझ में? तो b का डायमेंशन क्या आ जाएगा? b का डायमेंशन आ जाएगा L1 बाई t1, आया समझ में? तो b का डायमेंशन क्या आ जाएगा? L1t-1। b का डायमेंशन क्या आ जाएगा? L1t-1। आया समझ में कि नहीं? अब x इक्वल टू ct स्क्वायर का डायमेंशन भी सेम हो जाएगा, x इक्वल टू ct स्क्वायर का डायमेंशन। आया समझ में?
तो x का डायमेंशन क्या है, L1 है। c का डायमेंशन हमें निकालना है, t का डायमेंशन क्या है, T1 का स्क्वायर। तो मुझे c का डायमेंशन क्या चाहिए ना, L1, और यहां पे आएगा T2, यहां पे आएगा T2। तो c का डायमेंशन क्या है ना, L1 T-2। c का डायमेंशन क्या आया, L1 T-2। क्या मुझे अभी तीनों का डायमेंशन मिल गया? देखो भाई, ये a का डायमेंशन था, ये b का डायमेंशन, ये c का डायमेंशन। आया समझ में? इस तरह ये क्वेश्चन आएगा तो इस तरह हमको करना पड़ेगा। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a by b फ्रॉम द डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन p इक्वल टू a minus t square by bx, where p is the pressure, t is the time and x is the distance। आया समझ में? देखो तो क्या हुआ ना, p इक्वल टू a minus t का स्क्वायर by bx, p इक्वल टू a minus t का स्क्वायर by bx। तो इसको हम कैसे लिखेंगे ना, p इक्वल टू हम एक टर्म लिख सकते हैं a by bx माइनस t स्क्वायर by bx। क्या ये मेरा हो गया? अब तुम ये नहीं बोल सकते कि p का इक्वेशन जो है a और t का डायमेंशन नहीं, इस तरह का नहीं, ये डिवाइड हो गया तो ये टोटल एक इक्वेशन हो गया। ऐसा समझ में? अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, a by bx माइनस t स्क्वायर by bx। आया समझ में कि नहीं? तुम ये बोल सकते हो कि हाँ a का डायमेंशन जो है t स्क्वायर का डायमेंशन ये है, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव साइन से ये है। क्यों? तो अब ये नहीं बोल सकते कि p का डायमेंशन जो है a माइनस टी स्क्वायर का डायमेंशन है, नहीं, हम ऐसे नहीं बोल सकते। p का डायमेंशन ये टोटल का इक्वेशन डायमेंशन है, तो टोटल का डायमेंशन पुट करने से हमको आंसर्स नहीं मिलेगा, ठीक से, मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम उसको सिंप्लीफाई कर लिए, p इक्वल टू a बाई bx माइनस टी स्क्वायर बाई bx। अब ये एक टर्म आया, ये एक टर्म आ गया, मुझे क्या चाहिए, मुझे a बाई b का डायमेंशन चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि मैं लिख सकता हूँ p का डायमेंशन इक्वल टू a बाई bx का डायमेंशन, क्योंकि p क्या है, p एक प्रेशर है और a बाई bx ये दूसरा टर्म है। a बाई bx क्या है, दूसरा टर्म है। जो दूसरा टर्म है तो इन दोनों इसका 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 डायमेंशन सेम आएगा। मुझे जो a बाई b चाहिए वो पूरा डिफरेंट होके है, तो मैं लिख सकता हूँ कि a बाई b का डायमेंशन इक्वल टू p का डायमेंशन, ये x जगह इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऐसे आएगा। तो तुम प्रेशर का डायमेंशन पुट कर सकते हो, दैट इज m1 L-1 T-2। अरे हाँ, या ना, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया ना, प्रेशर इक्वल टू क्या था, फोर्स बाई एरिया। एरिया का डायमेंशन है L2, फोर्स का डायमेंशन m1 L-1 T-2। इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, m1 L-1 T-2, और x का डायमेंशन डिस्टेंस L1 है। तो क्या मेरा a बाई b का डायमेंशन m1 -1 कोसन 0, तो T-2 में लिख सकता हूं। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। ये इसका क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक क्वेश्चन करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ a एंड b इन द डायमेंशनली करेक्ट फिजिकल इक्वेशन। क्या है फिजिकली करेक्ट इक्वेशन, p प्लस a बाई b का स्क्वायर इक्वल इनटू b माइनस b इक्वल टू RT, जिसमें p प्रेशर है, v वॉल्यूम है, r गैस कांस्टेंट है, t इक्वल टेंपरेचर। दिखाई देने से ये तुमको बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है भाई, इतना बड़ा सा फिजिकल इक्वेशन है, ये स्क्वायर है, मल्टीप्लाई हो गया, तो किया इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके तब जाके टर्म निकलेगा। नहीं, देखो टर्म्स कैसे निकलते हैं। मैं क्या करता हूं, मुझे a और b का चाहिए डायमेंशन। देखो यहाँ पे a और b का कोई भी टर्म्स नहीं है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। क्या यहाँ पे ये जो टर्म है, अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है, ये इक्वेशन लिखा गया है कि डायमेंशनली करेक्ट है, तो जो जो टर्म प्लस और माइनस के साथ सेपरेट होंगे तो उनका डायमेंशन सेम आएगा। क्या मैं लिख सकता हूं कि v का डायमेंशन इक्वल टू b का डायमेंशन है, तो b का डायमेंशन इक्वल टू क्या मेरा LQ है, b का डायमेंशन इक्वल टू क्या मेरा LQ है। आया समझ में? और इसमें सिर्फ इस तरह कि p का डायमेंशन इक्वल टू a बाई v स्क्वायर का डायमेंशन, p का डायमेंशन इक्वल टू a बाई v स्क्वायर का डायमेंशन। तो मुझे a का डायमेंशन क्या मिला कि p का डायमेंशन इंटू v स्क्वायर का डायमेंशन। p का डायमेंशन है प्रेशर का m1 L-1 T-2, v का है LQ वॉल्यूम है, तो इसका स्क्वायर। तो क्या मुझे a का डायमेंशन मिलेगा m1 L-1
t का पावर -2, यहाँ पे आया l, यहाँ पे आएगा l का 6, तो a का डायमेंशन आया m1 l5 t -2। आया समझ में कि नहीं? तो मुझे a का डायमेंशन यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे b का डायमेंशन मिल गया। आया समझ में? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चंस क्या दिया गया है देखो, ऑब्टेन द डायमेंशन ऑफ ओमेगा एंड के इन द डायमेंशनल करेक्ट इक्वेशन y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx where x is the distance, t is the time and y is the displacement। आया समझ में? ओके, अब इसे कैसे करते हैं कि अगर ये वाला डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है, तो y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, y इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स में ये जो पार्ट है ये मेरा क्या है, थीटा है, क्योंकि साइन के साथ एक एंगल आता है थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। थीटा इक्वल टू क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। आया समझ में? अगर थीटा इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के एक्स है, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो मैं बोल सकता हूं कि थीटा इक्वल टू ओमेगा टी का डायमेंशन इक्वल टू के एक्स का डायमेंशन, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी का डायमेंशन इक्वल टू के एक्स का डायमेंशन। तो थीटा का जो वैल्यूज है, सोच जरा, थीटा का डायमेंशन इक्वल टू ओमेगा टी का डायमेंशन होगा, तो थीटा का डायमेंशन को जब मैं ओमेगा टी का डायमेंशन के साथ इक्वल करूं, थीटा का डायमेंशन क्या है, m0 l0 t0, क्योंकि एंगल का डायमेंशन लेस है, और ओमेगा का डायमेंशन मुझे निकालना है, टी का डायमेंशन t1 है। तो ओमेगा का डायमेंशन क्या आ गया, ये जब डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, t-1, ओमेगा का डायमेंशन क्या आ जाएगा, t-1। उसी तरह थीटा का डायमेंशन को मैं के एक्स का डायमेंशन के साथ इक्वल करता हूँ, के एक्स का डायमेंशन के साथ। तो थीटा का डायमेंशन है m0 l0 t0, के का डायमेंशन मुझे निकालना है, एक्स का डायमेंशन है l1। तो जाहिर सी बात है के का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये जाके वहां पे डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, l-1, ये क्या हो जाएगा, l-1। आया समझ में? अरे हाँ या ना इसमें कोई दिक्कत है, चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, नेक्स्ट वाला डिस्कशन करेंगे, ये वाला। नेक्स्ट क्या आता है, टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर। इसको कैसे डिस्कशन करेंगे, इसके लिए क्वेश्चंस लिखते हैं। क्वेश्चंस क्या आता है कि देखो, छोटा सा क्वेश्चन जो तुम 9th क्लास में भी पढ़े थे, आंसर दे सकते हो। कन्वर्ट ए फोर्स ऑफ, सोच जरा, कन्वर्ट ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इनटू डाइन। डाइन का मतलब डायल, फोर्स का यूनिट डायल। वाह, कभी कोई लड़की को प्यार से न्यूटन बोलना, वाह, क्योंकि उसका नाम डायन है, बुरा मत मानना कोई। देखो इधर, कन्वर्ट ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इनटू डायन। डाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एक काम करो, इसका तरीका क्या है देखो, मैं दिखाता हूं। पहले यहाँ पे एसआई सिस्टम लिख लो, वाह, अब यहाँ पे सीजीएस सिस्टम लिख लो, यहाँ पे एसआई सिस्टम और यहाँ पे सीजीएस सिस्टम लिख लो, और बीच में क्या करो, जो फिजिकल क्वांटिटी तुमको दिया गया है उसका नाम लिख लो। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये वाला है, तो इसका नाम लिख लिया, और इसका डायमेंशन भी लिख लो, m1 l1 t-2। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? अब एसआई सिस्टम में क्या करो, सोच जरा, यहाँ पे क्या करने का है, कन्वर्ट द फोर्स ऑफ, ये वाला क्वेश्चन दिया जाएगा। एक फिजिकल क्वांटिटी का एक इक्वेशन, छोटा सा इक्वेशन में यहाँ पे लिखता हूं। देखो, एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन एसआई में जो होगा सीजीएस में भी वही होगा। ऐसा समझ में नहीं? फिजिकल में जो होगा सीजीएस में भी वही होगा। तो उसका डायमेंशन मान के चलिए m1 का a, l1 का b, t1 का c है मेरा, किसमें, एसआई सिस्टम में। m1 का a, l1 का b, t1 का c है मेरा किसमें, एसआई सिस्टम में। उसी तरह उसका डायमेंशन सीजीएस सिस्टम में m2 का a, l2 का b, t2 का भी c है। ये तो पावर्स कभी नहीं चेंज होंगे, पावर्स कभी चेंज नहीं होंगे। क्या चेंज होगा, एसआई और सीजीएस में जब कन्वर्ट करेंगे क्या चेंज होगा, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज आएगा और कुछ में नहीं, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू में ही चेंज आएगा। तो इसके लिए हम n1 लिखते हैं, इसके लिए हम n2 लिखते हैं। क्या ये दोनों का डायमेंशन सेम होगा? आज फिजिकल क्वांटिटी इज सेम, अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो इन दोनों का डायमेंशन सेम आएगा।
क्या इन दोनों का डायमेंशन सेम आएगा? आया समझ में मेरी बात? तो n1 इंटू m1 का है l1 का भी, t1 का c इक्वल टू n2 इंटू m2 का है l2 का भी, t2 का c आएगा। आया समझ में? तो यहाँ पे पहले SI में m1 का वैल्यू, l1 का वैल्यू, t1 का वैल्यू, n1 का वैल्यू लिख लूं, और इसमें m2 का वैल्यू, l2 का वैल्यू, t2 का वैल्यू और n2 का वैल्यू लिख लूं। अब तुम पूछोगे सर m1 का वैल्यू क्या है? भाई देख, जब भी कोई SI सिस्टम में ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी दिया गया होगा तो आंख बंद करके m1 का वैल्यू लिखना 1 kg। SI में m1 का वैल्यू क्या है? 1 kg। l1 का वैल्यू 1 मीटर, t1 का वैल्यू 1 सेकेंड। उस तरह CGS में लिखोगे 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर, t2 का वैल्यू 1 सेकेंड। आया समझ में कि नहीं? अब n1 वैल्यू और n2 पे ही हमको क्वेश्चन दिया जाएगा। अगर यहाँ पे दिया गया है कन्वर्ट द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, न्यूटन किसका यूनिट है? SI का यूनिट से, न्यूटन SI का यूनिट से, तो 1 मतलब n1 का वैल्यू क्या होगा? 1। n2 हमको निकालना है, n2 हमको निकालना है। आया समझ में कि नहीं? अब इसी इक्वेशन से a इक्वल टू मुझे 1 है, b इक्वल टू मेरा 1 है, c इक्वल टू मेरा -2 है, c इक्वल टू मेरा क्या है? -2 है। आया समझ में? अब ये सारे वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो। ये वाला इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है उसका SI और CGS सिस्टम के डायमेंशन सेम हो जाएंगे, डायमेंशन सेम हो जाएंगे, मगर सिर्फ डिफरेंस आएगा न्यूमेरिक्स वैल्यू में। डिफरेंस किसमें आएगा? न्यूमेरिक्स वैल्यू में। और इसका m1 m2 वैल्यूज में भी डिफरेंस आएगा। तो वो कौन से वाले इक्वेशन से सिमिलराइज कर रहे होंगे? ये वाला इक्वेशन है जो इन दोनों को इक्वल करेगा। अब इसमें वैल्यूज डाल दो, इसमें वैल्यूज डाल दो। देखो कैसे मैं करता हूं। n1 ये m1 का है, l1 का भी, t1 का c है। तो मुझे चाहिए क्या? मुझे n2 चाहिए। तो मैं क्या यहाँ पे इस तरह कर सकता हूँ, m1 का a, l1 का b, t1 का c डिवाइडेड बाई m2 का a, l2 का b, t2 का c, दैट इज इक्वल टू n2, दैट इज इक्वल टू n2। तो यहाँ पे मैं n2 का वैल्यू ऐसे निकाल सकता हूँ, m1 बाई m2 का वैल्यू a, l1 बाई l2 का वैल्यू b, t1 बाई t2 का वैल्यू c। आया समझ में कि नहीं? क्या मैं इस तरह कर सकता हूं? आ रहे हाँ या ना? तो ये वाले स्टेप के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूं n2 इक्वल टू n1 का वैल्यू 1, m1 का वैल्यू 1 kg, m2 का वैल्यू 1 ग्राम, पावर कितना है? 1 है, और l1 का वैल्यू क्या है? 1 मीटर, l2 का वैल्यू 1 सेंटीमीटर, पावर कितना है? पावर है 1। उसके बाद t1 का वैल्यू 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड, और इसका भी पावर है -2, इसका भी पावर है -2। तो देखो यहाँ पे कैसे करते हैं। तो n2 इक्वल टू 1 kg को हम ग्राम पे, देखो यहाँ पे तुम kg को ग्राम पे कन्वर्ट करो या ग्राम को kg पे, कोई दिक्कत नहीं, एक को कन्वर्ट करना है। चाहे तुम kg को ग्राम पे कन्वर्ट कर सकते हो या फिर ग्राम को kg पे, जो चाहे तुम्हारा वो कर सकते हो। तो मैं kg का ये 1 मल्टीप्लाई तो सेम वैल्यूज आ जाएगा, और पावर 1 है तो सेम, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे -2। तो देखो यहाँ पे 1 सेकंड से 1 सेकंड कैंसल आउट हो गया, 1 का पावर -2 मतलब वही 1 है। ये मत बोलना कि -1 है क्या -2 है, नहीं, 1 का पावर -2, 1 का पावर -2 का मतलब है इसको डिनोट करके 1 का स्क्वायर, ये वाला 1 ही आएगा 1। तो ये वाला 1 सिर्फ इन दोनों को हमको सॉल्व करना है। kg को मैं ग्राम करता हूँ, 10 टू दी पावर 3 ग्राम बाई ग्राम इनटू मीटर को सेंटीमीटर, 10 टू दी पावर 2 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ जाएगा? ग्राम ग्राम कैंसल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल। तो मेरा n2 का वैल्यूज आ जाएगा 10 टू दी पावर 5, n2 का वैल्यूज आ जाएगा 10 टू दी पावर 5। आया समझ में? तो 1 न्यूटन इक्वल टू डैश डाइन, तो इसका आंसर आएगा 10 टू दी पावर 5 डाइन। आया समझ में कि नहीं? 1 न्यूटन इक्वल कितना आएगा? 10 टू दी पावर 5 डाइन। तुम उसी तरह चेक कर सकते हो कि 7 जूल इन कन्वर्ट द वर्क ऑफ 7 जूल इनटू अर्ग, कन्वर्ट द वर्क ऑफ 7 जूल इनटू वर्क, ये तुम खुद चेक कर सकते हो। आया समझ में? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट ऑन ए सिस्टम दैट हैज 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज द बेस यूनिट। देखो 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज द बेस यूनिट्स का मतलब क्या है? ये वाला क्वांटिटी क्या दिया गया है? 60, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। 60 जूल पर मिनट, अच्छा कोई क्वांटिटी को x ले जाओ,
अच्छा ए ले जाओ, कोई क्वांटिटी को ए ले जाओ, ए का वैल्यू दिया गया है 60 जूल पर मिनट, तो ए का डायमेंशन क्या होगा, जूल बाई मिनट। जूल किसका यूनिट है भाई, वाट का यूनिट है, मिनट मतलब टाइम का यूनिट है। तो क्या मैं यहाँ से m1 L2 t-2 बाई टाइम t1, तो मुझे ए का डायमेंशन मिल गया m1 L2 t-3। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, m1 L2 t-3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ए का डायमेंशन लिखा, ए का फिजिकल क्वांटिटी, इसका डायमेंशन m1 L2 t-3 लिखा, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू -3 लिखा। यहाँ पे सीजीएस तो यहाँ पे मैं नहीं बोलूंगा उसको मुझे क्या बोलना है, न्यू सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट यूनिट्स दिया गया है। तो यहाँ पे न्यू सिस्टम बोल रहा हूँ, कोई दूसरे सिस्टम को उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसमें M2 का वैल्यू कितना है ना 100 ग्राम, L2 का वैल्यूज क्या है ना 100 सेंटीमीटर, T2 का वैल्यूज है 1 मिनट, T2 का वैल्यूज है 1 मिनट। आया समझ में। अब मैं इसको लिख सकता हूँ SI पे। अब SI पे मुझे क्या करना है ना, M1 का वैल्यू मुझे वही है, क्योंकि क्या है, मुझे M1 का वैल्यू SI में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, सिर्फ चेंजेस न्यू सिस्टम पे हुआ है, और न्यू सिस्टम पे मुझे N2 कैलकुलेट करना है। जबकि मेरा यहाँ पे जबकि मेरा L1 इक्वल टू 1 मीटर, T1 इक्वल टू 1 सेकेंड, और N1 मुझे पता है, N1 का वैल्यू यही है 60 जूल पर मिनट दिया गया है। तो N1 का वैल्यू सिर्फ क्या है, N1 का वैल्यू सिर्फ है 60, N1 का वैल्यू क्या है 60 है। आया समझ में, N1 का वैल्यू क्या है 60 है। अब देखो छोटा सा चीज यहाँ पे, ये जो 60 जूल पर मिनट दिया गया है, अच्छी तरह से देखो, 60 जूल पर मिनट जो दिया गया है उसको हम दो तरीके से कन्वर्ट करेंगे। आइदर हम इसको सेकंड में ले सकते हैं, सोच जरा, आइदर मैं T2 को सेकंड में ले सकता हूँ, या फिर इसको सेकंड में ले लूं, इसको सेकंड में ले लूं। ऐसा समझ में कि नहीं। अगर 1 सेकंड को मैं इसको बेस यूनिट मान के चला, तो मैं 1 मिनट मुझे पता है 60 सेकंड, तो 1 सेकंड इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/60 मिनट। आया समझ में कि नहीं। तो 1 सेकंड को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/60 मिनट। आया समझ में। इस तरह कन्वर्ट कर किया जाता है कि कोई इसी को बेस यूनिट दिया गया होगा तो उसको कांस्टेंट रखो, उसके करेस्पॉन्डिंग को कन्वर्ट कर लो। आया समझ में। आइदर तुम चाहो तो इसको 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, या फिर इसको भी मिनट पे कर सकते हो। मगर इसमें क्या हुआ, एक्चुअली हमने स्टैंडर्ड सिस्टम क्या लिया है, एसआई में हमने लिया है 1 सेकंड में स्टैंडर्ड सिस्टम, तो इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं T2 इक्वल टू 60 सेकेंड। क्या कर देते हैं T2 इक्वल टू क्या हम कर देते हैं 60 सेकेंड। अगर T2 को मैंने 60 सेकेंड कर लिया, सोच जरा, T2 को मैंने 60 सेकेंड कर लिया तो यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ पे 1 सेकंड में ही रख लिया। अब 1 सेकंड में रखा तो जो N1 का वैल्यू था मेरा 60 जूल पर मिनट, जो N1 का वैल्यू था मेरा 60 जूल पर मिनट, तो उसको मुझे सेकंड में करना है, मिनट मतलब 60 सेकंड, तो क्या होगा 1 आएगा। N1 का वैल्यू क्या आएगा, N1 का वैल्यू 1 आएगा। 60 जूल पर मिनट इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड, तो N1 का वैल्यू क्या आएगा, N1 का वैल्यू 1 आएगा। आया समझ में कि नहीं। N1 का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन पुट करो, यहाँ पे इक्वेशन, अच्छा यहाँ पे इक्वेशन पुट करो पहले। N1 इंटू M1 का A, L1 का B, T1 का C इक्वल टू N2 इंटू M2 का A, L2 का B, T2 का C। आया समझ में। तो N1 का वैल्यू 1 है। अच्छा यहाँ से मुझे N2 चाहिए, तो मैं क्या करूं, M1 बाई M2 का A डायरेक्ट लिख लेता हूं, L1 बाई L2 का पावर B, T1 बाई T2 का पावर C, और यहाँ से मुझे N2 चाहिए। मुझे यहाँ से क्या चाहिए, N2 चाहिए। M1 के वैल्यू 1 kg, M2 का वैल्यू 100 ग्राम। वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पे। L1 का वैल्यू 1 मीटर, L2 का वैल्यू 100 पुट कर सकते हो। T1 का वैल्यू 1 सेकेंड, T2 का वैल्यू 60 पुट कर सकते हो। देखो कैसे पुट होता है। अब मुझे N2 चाहिए, M1 की जगह मैं क्या लिखूं 1 kg बाई, क्योंकि ये 1 मल्टीप्लाई हो गया सब में तो कोई दिक्कत नहीं, 1 kg बाई 1 ग्राम। पावर मेरा A कितना है ना 1, L1 की जगह 1 मीटर बाई
यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे 100 ग्राम है, यहाँ पे 100 ग्राम, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर। T1 का वैल्यू क्या है 1/60, 1/60। पावर कितना है इसका माइनस, अच्छा ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं हो रहा है क्या, मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ, समझ में, स्पेस नहीं हो रहा है, मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो क्या होता है यहाँ पे, N2 इक्वल टू 1 इंटू M1 का वैल्यू 1 kg, M2 का वैल्यू 100 ग्राम, M2 का वैल्यू 100 ग्राम। पावर क्या है यहाँ 1। L1 का वैल्यू 1 मीटर, L2 का वैल्यू 100 मीटर, 1 मीटर बाई 100 सेंटीमीटर। पावर क्या आएगा 2। T1 का वैल्यू 1 सेकेंड, T2 का वैल्यू 60 सेकेंड, 1/60 पावर आएगा -3, पावर आएगा -3। क्या मेरे पास समझ में आ रहा है? तो Na2 इक्वल टू ये क्या आया 1000 ग्राम बाई 100 ग्राम, ये आएगा 100 सेंटीमीटर बाई 100 सेंटीमीटर। ये कितना आएगा 1/60 का पावर 3, 60 का पावर कितना आएगा 3 आएगा, तो 60 का पावर 3 मतलब क्या आएगा 216000। आया समझ में कि नहीं, 216000। तो यहाँ पे N2 का वैल्यूज क्या हो जाएगा 0 0 कैंसल आउट, 10 इंटू ये 0 0 कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/216000। तो सॉल्व हो गया, N2 का वैल्यूज आएगा 1/216000। N2 का वैल्यूज क्या आ जाएगा 1/216 इंटू 00। आया समझ में आ रहे हैं या ना इसमें कोई दिक्कत वाली बात है, ये हो जाएगा आंसर्स। वाह, चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। छोटा सा गलती यहाँ पे हो गया है, छोटा सा गलती क्या है कि यहाँ पे 60 का, अच्छा 1/60 का पावर -3 जो होगा तो ये ऊपर जाके Q आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 216000 और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो ये आंसर्स हो जाएगा इस तरह का कि 216 इंटू 10⁴ ये हो जाएगा आंसर। चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। हर चीज क्या डिस्कशन करेंगे ना, टू डिराइव ए रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, इसमें ये क्या होता है, मान के चलो कि एक क्वेश्चन के तरह आता है, एक क्वेश्चन दे रहा है ए बॉडी ऑफ mass m kg circulates in a circular path of radius r and velocity v. The force acting on the body, acting on the body depends upon mass, velocity and radius of circular path. Find the relation between various physical quantities. लास्ट वाला चीज है, अच्छी तरह से दिखो, वाह। फाइंड द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। क्या आएगा, कैसे करेंगे? पहला चीज ये जो दिया गया है, ये स्टेटमेंट इंपोर्टेंट है। फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास, वेलोसिटी, रेडियस। डिपेंड्स मतलब हमको ये पता नहीं है कि कैसे डिपेंड करता है, तो मान के चलो हम क्या करते हैं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास का पावर है, प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का पावर b, प्रोपोर्शनल टू रेडियस का पावर c। आया समझ में कि नहीं? हमने इस तरह लिख लिया, पता नहीं है कैसे डिपेंड करता है, सिर्फ पता है डिपेंड डायरेक्ट या इनवर्स या कोई पावर भी हो सकता है, तो हमने जनरल फॉर्मूला में इस तरह लिख लिया। अब इसको हम फोर्स कंबाइनिंग लिखेंगे, फोर्स इक्वल टू m का पावर a, v का पावर b, r का पावर c करेंगे।
और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा k इंटू एम का पावर a v का पावर b r का पावर c। अब इसका डायमेंशन डाल दो, सब जितने जितने टर्म्स है सबका डायमेंशन डाल दो। फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t माइनस 2, k का डायमेंशन m0 l0 t0 क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। मास का डायमेंशन m1 पावर a, v का पावर l1 t माइनस 1 पावर b, r का पावर l1 पावर c। आया समझ में? अब उसको सिंप्लीफाई कर लो, m1 l1 t माइनस 2 सिंप्लीफाई हो जाएगा तो m टू दी पावर a l टू दी पावर b, यहाँ पे l प्लस c, क्योंकि यहाँ पे भी एक l टू दी पावर c आएगा तो l टू दी पावर b प्लस c और t का पावर माइनस b, t का पावर माइनस b। आया समझ में? यहाँ तक हो गया। अब दोनों कब इक्वेट होंगे? दोनों कब इक्वेट होंगे? आया समझ में कि नहीं? दोनों कब इक्वेट होंगे? इफ सो a का पावर कंपेयर किसना करें? इसका बेस का पावर को इसका बेस का पावर, रेस्पेक्टिव बेस का पावर को हमको कंपेयर करना होगा। तो a इक्वल टू 1 आएगा, b प्लस c इक्वल टू 1 आएगा, माइनस b इक्वल टू माइनस 2 आएगा। a इक्वल टू 1 मुझे वैल्यूज मिल गया, a का वैल्यू मुझे मिल गया, माइनस b इक्वल टू माइनस 2 से मैं b इक्वल टू 2 लिख सकता हूं। ये वाला इक्वेशन को तो मैं b प्लस c इक्वेशन 1 से b प्लस e इक्वल 1 से मैं b का वैल्यू यहाँ पे 2 डाल सकता हूँ, 2 प्लस c इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1। a b और c का वैल्यू लेके तुम यहाँ पे पुट करो। f इक्वल टू मेरा क्या इक्वेशन था? k इक्वल टू इक्वेशन 1 पे पुट करो, हुआ k इक्वल टू m का पावर a, v का पावर b, r का पावर c। तो f इक्वल टू k, m का a का पावर 1 तो m का पावर 1, v का पावर b मतलब 2, r का पावर c मतलब माइनस 1। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ k इंटू एम वी स्क्वायर बाई आर? क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ k इंटू एम वी स्क्वायर बाई आर? अरे हाँ या ना? ना इसमें कोई दिक्कत है, ना इसमें कोई दिक्कत है। k इंटू एम वी स्क्वायर बाई आर आया। आया समझ में कि नहीं? तो हमने एक्सपेरिमेंटली देखा है, एक्सपेरिमेंटली ये दिखा है, ये एक्सपेरिमेंटली, इसका कोई ये नहीं, एक्सपेरिमेंटली k का वैल्यू 1 हमने देखा है। तो f का वैल्यू क्या आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर। एक्चुअली आंसर तुम यहीं तक लिखो, ये मैं एडिशनल बोल रहा हूं कि हमने एक्सपेरिमेंटली ये देखा है कि k का वैल्यू 1 है, f इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। एक्चुअली ये तो था, इसका फिजिकल क्वांटिटी हमने डिराइव कर लिया, मगर इसके डायमेंशनल एनालिसिस में, डायमेंशनल का एनालिसिस में क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं, क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं इसका डायमेंशनल एनालिसिस में। पहला चीज, ये जो k का वैल्यू, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसका वैल्यू ये दे नहीं पाता, इसका वैल्यू ये क्या होता है, दे नहीं पा रहा है। इट इज अनेबल टू गिव द वैल्यू ऑफ k। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बारे में ये कुछ नहीं बोल सकता। आया समझ में? इट डज नॉट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वैल्यूज दे नहीं सकता है। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू मोर देन 3 टर्म्स। इसके लिए अगर यहां से सोच जरा, यहां से 3 टर्म से ज्यादा हो गए, 3 टर्म से ज्यादा हो गए तो ये वाला उसको क्या होता है, मोर देन 3 टर्म से ज्यादा हो गया तो हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? मोर देन 3 टर्म से ज्यादा हो गया तो यहाँ पे हमने अप्लाई नहीं कर सकते। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द इक्वेशन इन्वॉल्विंग मोर देन 3 टर्म्स। आया समझ में? अरे हाँ या ना? ये वाला था इन दोनों का। वहां पे मैंने एक बताया था एस जो चेक द करेक्टनेस में, चाहे वो फिजिकली करेक्ट हो या ना हो, फिर भी ये डायमेंशनली करेक्ट होता है। आया कि नहीं? तो एक इट फेल्स, दिस इक्वेशन फेल्स, दिस मेथड फेल्स if the physical equation is incorrect but it can be dimensionally correct। तो यहाँ पे ये कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए खो जाता है अपने हिसाब से। आया समझ में? अगर यहाँ पे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के मतलब यहाँ पे ट्रिगोनमेट्रिक रिलेशंस, इट डज नॉट गिव एनी अबाउट ट्रिगोनमेट्रिक लॉगरिथमिक, यहाँ पे ये फेल हो जाता है कि इसका इक्वेशन अगर इसमें ट्रिगोनमेट्रिक या लॉगरिथमिक इक्वेशंस होते हैं वहां पे फिजिकल इक्वेशन पे, तो वहां पे ये फेल हो जाता है, ये वहां पे उसका ठीक इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना?
ना इसमें कोई दिक्कत है। पहला है it does not give the any information about the proportionality constant. If the physical equation contains trigonometric or logarithmic equations, then it is unable to give the information about that, or the dimensional correct equation cannot be checked. Third आया, if the physical equation contains more than 3 terms, then we cannot derive the relations between them. And the fourth आया, if the equation is physically incorrect, then it can be dimensionally correct. ये dimensionally correct हो सकता है। वाह, तो this does not give the any correct information about the whether the equation is physically correct or not. आया समझ में? ठीक है, तो आज के क्लास में यहीं तक था डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिस्कशंस करेंगे। आज के क्लास में कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।